एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि यूपीआई ने भारत में डेबिट कार्ड के उपयोग को कैसे प्रभावित किया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यूपीआई ने ऑनलाइन लेन देन के लिए प्राथमिक चैनल के रूप में डेबिट कार्ड का स्थान ले लिया है। ऑप्शन बी, यूपीआई ने इन पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सी, यूपीआई ने छोटे रिटेल आउटलेट्स पर लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड के उपयोग को कम कर दिया है। और ऑप्शन डी, यूपीआई का डेबिट कार्ड के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब कि यूपीआई ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए प्राथमिक चैनल के रूप में डेबिट कार्ड का स्थान ले लिया है। आखिर कैसे, देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो इसमें साफ यहां पर देख रहे हैं हम कि डेबिट कार्ड फेस थ्रेट ओवर यूपीआई प्रेफरेंस। मतलब यहां पर यह है कि डेबिट कार्ड लेनदेन भारत में अगर वर्ष दर वर्ष अगर गिरावट की बात करें तो उसमें 20% गिरावट है, जबकि यूपीआई लेनदेन की अगर बात करें तो फिर उसी फरवरी माह में उसके वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी जो है वह 66.4% है। वहीं एनपीसीआई, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें एनपीसीआई की, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रीपेड भुगतान उपकरणों को इंटर ऑपरेटेबल यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के जो हाल में कदम उठाए गए हैं, उस कदम ने डेबिट कार्ड की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंटर ऑपरेटेबल यूपीआई, तो इसके अंतर्गत एक पेमेंट सिस्टम को दूसरे पेमेंट सिस्टम के साथ संयोजित या कंजंक्शन किया जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करते हो पीपीआई इंटर ऑपरेटेबिलिटी की, तो जहां पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध नहीं है वहां पर धोखाधड़ी से सुरक्षा और छोटे रिटेल आउटलेट्स पर भुगतान करने की सुविधा जैसे लाभ प्रदान करता है कौन, पीपीआई इंटर ऑपरेटिविटी। और वहीं कि पीपीआई के माध्यम से जो भुगतान होता है वह बैंक धोखाधड़ी के जोखिम से दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि इसकी एक अच्छी विशेषता यहां पर यह है कि जो यूजर्स होते हैं उस यूजर्स को हर बार पेमेंट करने के समय अपने डेबिट कार्ड पिन दर्ज करने की आवश्यकता उनको नहीं होती है। वहीं जो हाल ही में एनपीसीआई ने जो सर्कुलर इशू किया है उसके अंतर्गत एक पीपीआई के माध्यम से किए गए 2000 रुपए से अधिक के व्यापारिक लेनदेन पर अधिकतम 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगाने की बात की गई है एनपीसीआई के हालिया सर्कुलर में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहां पर है कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर सांख्यिकी में 2023 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डेविड ब्लैकवेल। ऑप्शन बी, डॉक्टर कॉपरेकर। ऑप्शन सी, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संक्षेप में CR राव। हम इसकी व्याख्या अगर करें तो इसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठित गणितज्ञ और भारतीय अमेरिकी मूल के सांख्यिकीविद हैं जिनका पूरा नाम है कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, उनको सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। और CR राव को यह सम्मान 75 साल पहले मतलब 1945 में सांख्यिकी क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा। और यह जो पुरस्कार उनको मिलेगा वह जुलाई के महीने में कनाडा के ओटावा में प्राप्त होगा। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, सवाल यह है कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को नामांकित करने में कैसे कार्य कर सकता है, मतलब किस प्रकार से कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विवेक के आधार पर। ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना। सी, राष्ट्रपति के परामर्श के बाद। और डी, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डी, मतलब मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ। देखते हैं अब इसकी हम व्याख्या। अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को नामांकित करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है और यह कार्य करना चाहिए। और उपराज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के कैसे कार्य कर सकता है, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और आगे हम अगर इसी विषय पर बात करें तो भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें यह बात कही गई है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एक उपराज्यपाल द्वारा शासित होगा जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करेगा। वहीं आगे इसमें यह लिखा है कि अनुच्छेद 239A कहता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए या उपराज्यपाल के निर्देश पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करना चाहिए। उसके अलावा अनुच्छेद 239A
एलजी को मतलब उपराज्यपाल को किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी असहमति को संकल्प के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करने का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 149, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 150, डी अनुच्छेद 151। इसका देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है ए मतलब अनुच्छेद 149। इसकी व्याख्या, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो जो समाचार पत्र में जो न्यूज है उसके अनुसार कि जो हमारे महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं उन्होंने यह बात कही है कि राज्य को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जो सब्सिडी की सही अकाउंटिंग कर सके। पहली बात उन्होंने ये बात कही है कि सब्सिडी की सही अकाउंटिंग कर सके राज्य। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो राजकोषीय घाटा है या फिस्कल डिफिसिट है उसको राज्य को घटाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि रेवेन्यू डिफिसिट मतलब राजस्व घाटा को भी राज्य कम करे। और चौथी बात उन्होंने ये कही है कि ऋण को उचित स्तर पर राज्य को बनाए रखना चाहिए। वहीं अभी जैसे हमने बात की आर्टिकल 149 की, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से यह संबंधित है। वहीं जो कैग है मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो पब्लिक मनी है या सार्वजनिक धन है उसके संरक्षक के रूप में कैग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों को शामिल करते हुए देश के पूरे वित्तीय ढांचे पर निगरानी रखता है। साथ ही साथ कैग भारत में वित्तीय प्रशासन संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है जो सार्वजनिक धन के प्रबंधन में जो अकाउंटेबिलिटी होती है और जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको वह सुनिश्चित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 23 मतलब 2022-23 के पहले 11 महीनों में किन राज्यों ने अपने बजटी कैपेक्स लक्ष्य मतलब पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% से अधिक हासिल किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने अपने बजटीय पूंजीगत व्यय के लक्ष्य का 75% से अधिक हासिल किया है। देखते हैं इसे विस्तार के साथ। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो आंकड़े आए हैं उसमें यह बात कही जा रही है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2023 के पहले 11 महीनों में अपने पूंजीगत घाटे लक्ष्य का 75% अधिक हासिल किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 24 मतलब 2023-24 के 10 बड़े राज्यों में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय बजट का अनुमान लगाया है और पिछले 7 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर 10 से 15% वह औसत प्रतिशत है जिसके द्वारा राज्य अपने बजटी कैपेक्स अनुमानों को कम कर देते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र ने पहले 11 महीनों में अपने वित्तीय वर्ष 2023 के पूंजीगत घाटे के अनुमान का केवल 15% हासिल किया है। इसके साथ ही आज हमने कुल 5 प्रश्नों पर चर्चा की। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के समूह के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.